हेलो एवरीवन, एक्सेल कंपटीशन एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी का जो प्रारंभिक परीक्षा हुआ था 2020 में, छठवीं बीपीएससी में, उसके कंप्लीट सॉल्यूशन को देखेंगे वन बाय वन करके। टोटल इसमें 150 प्रश्न होंगे, जिसमें से 140 प्रश्न जीके जीएस के और 10 प्रश्न जो होंगे मैथ के होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग किया जाने वाला विकिरण कौन सा है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए, इंफ्रारेड। तो यह तरंगे जो हैं, इंफ्रारेड तरंगे त्वचा के भीतर जाकर मांसपेशियों को गर्माहट देती है, जिससे रक्त परिसंचरण बढ़ता है और दर्द व सूजन में राहत मिलती है। यहाँ पे दिया है माइक्रोवेव, तो इसका उपयोग मुख्य रूप से रडार, उपग्रह संचार यानी कि सैटेलाइट कम्युनिकेशन और माइक्रोवेव ओवन में भोजन पकाने के लिए होता है। दूसरा है यूवी यानी पराबैंगनी, तो यह सूर्य की किरणों में पाई जाती है और इसका उपयोग जल शोधन और बैक्टीरिया को नष्ट करने में होता है। अधिक संपर्क से त्वचा कैंसर भी हो सकता है। और एक्सरे जो दिया है, इसकी भेदन क्षमता अधिक होती है। इसका उपयोग चिकित्सा में हड्डियों के फ्रैक्चर का पता लगाने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए कि दो समानांतर प्रतिरोध वाले सर्किट का कुल प्रतिरोध दिया है 1.403 किलो ओम। यदि एक प्रतिरोधक का मान 2 किलो ओम है तो दूसरे प्रतिरोधक का मान क्या होगा। तो देखिए, समानांतर प्रतिरोध है, समानांतर सर्किट है पैरेलल में, तो फॉर्मूला क्या होता है 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 होता है। यहाँ पे R इक्विवेलेंट यानी कि समतुल्य प्रतिरोध क्या दिया है 1.403 किलो ओम दिया है, और हमें R1 भी दिया है 2 किलो ओम दिया है। हमें निकालना क्या है, R2 निकालना है, R2 क्या होगा। तो रख लेते हैं इस फॉर्मूले में। तो हमारा ये 1/403/2 माइनस प्लस 1/R2, तो 1/R2 बराबर क्या होगा, ये होगा 1/1.403 माइनस 1/2। 1/R2 बराबर इसका मान होगा 0.7127 माइनस 0.5, जो कि बराबर हो जाएगा किसके, 0.2127 के। तो यहाँ से R2 निकलेगा क्या 1 में 0.2127, और जब हम भाग देंगे तो ये हमें मिलेगा 4.70 किलो ओम। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, गर्म करने पर एक अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है। तो सामान्य जो चालक होते हैं जैसे कि तांबा, चांदी, तो गर्म जब करते हैं तो उनका तापमान बढ़ता है और तापमान बढ़ने पर उनका प्रतिरोध भी बढ़ता है। चूँकि ये अर्धचालक के बारे में बात कर रहा है, इसलिए अर्धचालकों में तापमान बढ़ने पर सहसंयोजक बंध टूट जाते हैं और मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या तेजी से बढ़ती है, जिससे विद्युत चालकता बढ़ती है और प्रतिरोध घटता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रतिरोध घटता है। अगला प्रश्न है, फैराडे स्थिरांक क्या है। तो फैराडे स्थिरांक जो है एक सार्वभौमिक भौतिक स्थिरांक है, जिसका अर्थ है कि इसका मान किसी माध्यम, विद्युत धारा या इलेक्ट्रोलाइट की मात्रा पर निर्भर नहीं करता, यह हमेशा नियत रहता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। फैराडे स्थिरांक एक मोल इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित कुल विद्युत आवेश को दर्शाता है, और जो इसका मान होता है 96485 कैलोरी मोल। ठीक है, कैलोरी नहीं है, ये कूलम्ब है, कूलम्ब। और फैराडे का जो फॉर्मूला होता है वो होता है Na/एप्सिलॉन, जहाँ पे Na क्या है, अवगाद्रो की संख्या है, और E क्या है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश है। अगला प्रश्न है कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। तो प्रकाश वर्ष जो है वो दूरी की इकाई है, ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। तो प्रकाश द्वारा एक वर्ष में निर्वात में तय की गई कुल दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। यह खगोलीय दूरियों को मापने की इकाई है। हमेशा याद रखना है कि एक प्रकाश वर्ष का मान कितना होता है 9.46 × 10⁻15 मीटर, और किलोमीटर में लिखेंगे तो 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर। और दूरी मापने की यदि सबसे बड़ी इकाई पूछे तो वो होता है पारसेक, और एक पारसेक बराबर कितना होता है, तो 3.26 लाइट ईयर यानी कि प्रकाश वर्ष होता है। तो ये दोनों फैक्ट याद रखने हैं, वो 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर और 3.26 प्रकाश वर्ष होता है एक पारसेक में। अगला प्रश्न है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्न में से कौन सा नहीं बदलती या बदलता है। तो जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम प्रवेश करता है, यानी अपवर्तन की जब घटना होती है,
तो उसका वेग जो है और तरंग दैर्ध्य माध्यम के घनत्व के अनुसार बदल जाते हैं। माध्यम बदलने पर अपवर्तनांक भी उसका क्या होता है, बदलता है। लेकिन प्रकाश की जो आवृत्ति है वो केवल प्रकाश के स्रोत पर निर्भर करती है, ये इसलिए ये क्या होती है, अपरिवर्तित रहती है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो है अपरिवर्तित रहती है। जो फॉर्मूला होता है v बराबर एफ लैम्डा। v क्या है, तो ये वेग है, f क्या है, आवृत्ति है, और लैम्डा क्या है, तो ये तरंग दैर्ध्य है। ये फॉर्मूला याद रखना है, इससे संबंधित कभी कभी प्रश्न पूछ देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग क्या होता है। तो विद्युत चुंबकीय तरंगें जो है निर्वात में सभी विद्युत चुंबकीय तरंगें जैसे कि प्रकाश, एक्सरे, रेडियो तरंगें, ये प्रकाश की चाल से ही गति करती हैं। और प्रकाश की चाल क्या होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। अगला प्रश्न है कि पहला आदमी जिसने चांद पर अपना पैर रखा था कौन था। तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग था। ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। और इसने 20 जुलाई 1969 को नासा के अपोलो 11 मिशन के तहत चंद्रमा की सतह पर पहला कदम रखा था। यहाँ पे जो माइकल कॉलिस है ये अपोलो मिशन के कमांड मॉड्यूल पायलट थे जो चंद्रमा की कक्षा में ही रहे और सतह पर नहीं उतरे थे ये। और लियोनो जो दिया है ये अंतरिक्ष में स्पेस वॉक करने वाले विश्व के पहले व्यक्ति थे। और यदि पूछे कि चंद्रमा पर कदम रखने वाला दूसरा व्यक्ति कौन था, तो वो था बज़ एल्ड्रिन। ये याद रख लेना है, दूसरा भी पूछ सकता है। अगला प्रश्न है, प्लूटोनियम न्यूक्लियाइड के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है। तो किसी तत्व के प्रतीक में जो नीचे की संख्या ये लिखी होती है ये होती है प्रोटॉनों की संख्या, या यूँ कहें परमाणु क्रमांक बोलते हैं इसको, परमाणु क्रमांक होती है। ये प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है। ये कितना दिया है, 94 दिया है। और जो ये वाला संख्या है 242 ये द्रव्यमान संख्या होती है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होते हैं। तो द्रव्यमान जिसे हम ए से दिखाते हैं ये न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन का कुल योगफल होता है जो कि 242 दिया है। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है न्यूट्रॉन की संख्या। तो न्यूट्रॉन की संख्या के लिए क्या करेंगे, 242 में से प्रोटॉन की संख्या घटा देंगे। तो n बराबर 242 में से 94 घटाएंगे तो हमें मिलेगा 148 148। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सबसे ज़्यादा श्यानता होती है किसकी। तो श्यानता कहते किसे कहें, तो ये किसी तरल विशेष करके द्रव या गैस का वह गुण है जिसके कारण वह अपनी विभिन्न परतों के बीच होने वाली सापेक्ष गति का विरोध करता है। सरल शब्दों में अगर कहें तो तरल के गाढ़ेपन या बहने के प्रतिरोध को श्यानता कहते हैं। तो जो हमारा ऑप्शन दिया है इसमें सबसे कम श्यानता जो होता है वायु का होता है, इससे कम होता है, इससे थोड़ा सा ज़्यादा जल का, इससे थोड़ा सा ज़्यादा खून का, और खून से भी सबसे ज़्यादा शहद का होता है। शहद देखेंगे जल्दी ये बहता ही नहीं है, बहुत धीमे बहता है, खून थोड़ा उससे कम गाढ़ा होता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला इसको एक और चीज़ इसमें याद रख लीजिए आप, श्यानता गुणांक का एसआई मात्रक पूछ देता है। श्यानता, तो इस श्यानता गुणांक का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है पोइसेली, यानी पोइजूली भी बोलते हैं इसको, पोइजूली, और इसको इंग्लिश में लिखते हैं पोइसियूली, या पास्कल सेकेंड होता है। और इसका एक अन्य प्रचलित जो नाम होता है वो है कि पॉइज शॉर्टकट में इसको बोल देते हैं, पॉइज हो गया। अगला प्रश्न है कि दूध किसका घटिया स्रोत है। घटिया स्रोत का मतलब क्या है कि उसमें बहुत कम मात्रा में पाया जाता हो, हम उसको बोलेंगे घटिया स्रोत। तो दूध को हालांकि एक संपूर्ण आहार माना जाता है क्योंकि इसमें कैल्शियम, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, परंतु दूध में विटामिन सी और लोहा अत्यंत नगण्य यानी कि नाम मात्र का होता है, इसलिए ये घटिया स्रोत है किसका, विटामिन सी का। ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, तो एस्कॉर्बिक एसिड है, ये याद रखना है, ये भी कभी कभी पूछ सकता है एग्जाम में। एस्कॉर्बिक एसिड यह मुख्य रूप से खट्टे फलों में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले की सांस की जांच के लिए फिल्टर पेपर पर क्या लगा होता है। तो उस पर लगा होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल। इसका अगर फॉर्मूला पूछे तो K2Cr2O7 + H2SO4। तो इसे ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट भी कहते हैं। तो इस टेस्ट में इस रसायन का उपयोग होता है
जब शराबी व्यक्ति की सांस में मौजूद एथेनॉल, जिसे अल्कोहल बोलते हैं, इसके संपर्क में आता है तो रासायनिक ऑक्सीकरण होता है, जिससे फिल्टर पेपर का रंग नारंगी से बदल करके हरा हो जाता है। किससे हो जाता है? नारंगी से बदल करके क्या होता है? हरा हो जाता है। अगला प्रश्न है, ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में किस एंजाइम द्वारा बदल दिया जाता है? तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी, जाइमेज। माल्टेज जो है यह माल्टोज को ग्लूकोज में बदलता है। माल्टोज को किस में बदल देता है? ग्लूकोज में। ये भी एग्जाम में पूछ सकता है। इन्वर्टेज जो है यह सुक्रोज यानी कि जिसे हम चीनी बोलते हैं, टेबल शुगर यानी कि जो हम घर में प्रयोग करते हैं चाय बनाने के लिए, उसको ग्लूकोज और फ्रक्टोज में बदल देता है। और जाइमेज जो है वो ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में बदल देता है। ठीक है। और डायस्टेज जो है ये स्टार्च को बदल देता है माल्टोज में। स्टार्च को बदल देता है माल्टोज में, ये माल्टोज को ग्लूकोज में। अगला प्रश्न है, चूने का पानी किसके द्वारा दूधिया हो जाता है? तो जब चूने के पानी यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित की जाती है तो पानी में अघुलनशील कैल्शियम कार्बोनेट का सफ़ेद अवक्षेप बनता है, जिसे पानी दूधिया दिखाई देने लगता है। इसका जो रिएक्शन होगा देखिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में हमने क्या किया? CO2 प्रवाहित किया तो कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा जो कि पेंदी में जा कर के बैठ जाएगा, प्लस H2O जल बनेगा और इस पेंदी इसके वजह से हमें क्या दिखाई देगा? वो सफ़ेद दिखाई देगा। यदि इस दूधिया घोल में अधिक समय तक CO2 गैस प्रवाहित की जाए तो दूधियापन समाप्त हो जाता है, क्योंकि पानी में घुलनशील कैल्शियम बाइकार्बोनेट बन जाता है। अगला प्रश्न है, पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे जलने से उत्पन्न होती है। क्या उत्पन्न होती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि CO उत्पन्न होती है। यानी कि जब ईंधन को जलने के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलती यानी अपूर्ण दहन होता है तो अत्यधिक विषैली कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनती है। इसको दम घोटू गैस भी कहा जाता है, ये ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, एक घोल का pH 3 से 6 बदलता है, इसमें H+ आयन की सांद्रता कितनी गुना बढ़ जाएगी या घट जाएगी? तो देखिए, pH का एक सूत्र होता है, pH बराबर -log/10 कंसंट्रेशन ऑफ H+। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ H+ बराबर 10⁻⁻pH। अब देखिए, हमें जब pH का मान 3 होगा तो H+ क्या होगा हमारा? 10⁻³ होगा, और जब pH का मान 6 होगा तो H+ क्या होगा? 10⁻⁻6 हो जाएगा। हमें करना क्या है? हमें बताना है कि H आयन की सांद्रता में क्या हो रहा है। तो अब ऐसा करते हैं, दोनों का अनुपात ले लेते हैं। तो 10⁻³ बटे में 10⁻6, तो ये हो जाएगा 10⁻3। ये माइनस वाला जो है ऊपर जाएगा तो +6 होगा, और ये बचेगा हमारे पास कितना? 3 बचेगा। तो हमारे पास ये कितना हो गया? 1000 गुना हो गया। यानी कि 3 से 6 जब बदला हमने तो हमारा जो है आयन की सांद्रता कम हो जाएगी। क्यों कम हो जाएगी? 10⁻³ था पहले और ये 10⁻6 हो गया है। तो इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि हर एक अंक के लिए हमें 10 अंक असाइन किया गया है। तो एक अंक बढ़ेगा तो 10 हमारा घटेगा, 2 बढ़ेगा तो 100 घटेगा, 3 बढ़ेगा तो 1000 गुना कम हो जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि रेत और नैफ्थलीन के मिश्रण को किसके द्वारा अलग किया जा सकता है? तो ऊर्ध्वपातन यानी कि सब्लिमेशन मेथड के द्वारा इसे अलग किया जा सकता है। ये आसवन यानी डिस्टिलेशन जो दिया है, इसका उपयोग 2 ऐसे द्रवों को अलग करने में होता है जिनके क्वथनांकों में अधिक अंतर होता है। और क्रोमैटोग्राफी जो है, इसका उपयोग किसी मिश्रण में से विभिन्न रंग या रासायनिक घटकों को अलग करने के लिए किया जाता है। आंशिक आसवन यानी कि इसका उपयोग आपस में मिले उन द्रवों जैसे कि कच्चा तेल या पेट्रोलियम को अलग करने में होता है जिनके क्वथनांकों में बहुत कम अंतर होता है। इसके साथ साथ ये ध्यान रखना है कि नैफ्थलीन के अलावा कपूर, अमोनियम क्लोराइड को एक और नाम से बोलते हैं, उसको बोलते हैं नौसादर। अमोनियम क्लोराइड जिसको हम नौसादर भी बोलते हैं। फिर आयोडीन, ये सब क्या है? ये सब ऊर्ध्वपातन प्रदर्शित करते हैं।
अगला प्रश्न है, बेंजीन में सिग्मा और पाई बंध की संख्या क्या होती है। तो सबसे पहले बेंजीन का जो फॉर्मूला होता है C6H6 होता है और जो इसका स्ट्रक्चर होता है वो कुछ ऐसे बना होता है। 6 बेंजीन में 6 के कार्बन होते हैं ना, तो 6 का 6 हम कार्बन यहाँ पे बनाएंगे। कितना बना, 4 5 और ये हमारा 6 कार्बन बन गया दोनों। अब क्या करेंगे, इसको सिंगल बॉन्ड से, इसको सिंगल बॉन्ड से और इसको यहाँ पे, तो ये सिंगल सिंगल अल्टरनेट करके रहेगा और 2 डबल डबल बॉन्ड बनेगा। यानी कि हर एक कार्बन के पास अब कितने हाइड्रोजन आएंगे, इसके पास 1 हाइड्रोजन आएगा, इसके पास 1, क्योंकि कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है। तो ये 4 हो गया, ये 4 हो गया और ये 4 हो गया। ये बेंजीन का फॉर्मूला हो गया। तो डबल बॉन्ड जब जैसे सी और सी के बीच में आएगा सिंगल बॉन्ड, तो इसको बोलते हैं सिग्मा, और सी और सी के बीच में डबल बॉन्ड आएगा तो ऊपर वाला हो जाता है पाई, नीचे वाला होता है सिग्मा। और सी के 3 आएगा तो ऊपर पाई और ये वाला भी पाई होगा, नीचे हो जाएगा सिग्मा। तो यहाँ पे देखिए हमें क्या करना है, सिग्मा और पाई बॉन्ड ढूंढना है। तो सिग्मा कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और एक यहाँ पे 11 और ये 12, यानी कि सिग्मा कितने हैं, तो 12 हैं। अब पाई गिनना है, पाई तो ये 1 पाई 2 पाई और ये 3 पाई, तो 12 सिग्मा और 3 पाई, तो 18 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि यूरिया में उपस्थित होने वाले तत्व कौन कौन से हैं। तो यूरिया का फॉर्मूला याद रखना है, CONH2NH2। तो इसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है और नाइट्रोजन है, तो CHNO और ऑक्सीजन भी है। तो चारों के चारों हैं, तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक है। तो देखिए सीसा जो है इसमें से हमारा ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक है। बाकी जो तांबा, जस्ता और पारा दिया है ये सभी उसके अच्छे सुचालक में आते हैं। पारा एकमात्र ऐसा धातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विटामिन जो रक्त के थक्के बनने में प्रभावी होता है कौन सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विटामिन के। तो इसका जो रासायनिक नाम होता है फिलोक्विनोन होता है, क्विनोन। ये याद रखना है, एग्जाम में 1-2 बार पूछा है। और यह यकृत में प्रोथ्रोम्बिन नामक प्रोटीन के निर्माण के लिए आवश्यक है जो रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है। विटामिन डी इसका रासायनिक नाम क्या है, तो कैल्सीफेरॉल है, कैल्सीफेरॉल। और विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है, तो इसके बहुत सारे ग्रुप हैं, B1 से लेके B12 तक। और विटामिन ए इसका रासायनिक नाम क्या है, तो रेटिनॉल है। अगला प्रश्न है महिला सेक्स हार्मोन कौन सा है इसमें से। तो हमारा जो आंसर होगा ऑप्शन ए, एस्ट्रोजन। यह मुख्य रूप से महिला सेक्स हार्मोन है जो अंडाशय द्वारा स्रावित होता है। यह महिलाओं में द्वितीयक लक्षणों, लैंगिक लक्षणों और मासिक धर्म चक्र को नियंत्रित करता है। दूसरा एक और हार्मोन है महिला सेक्स जिसका नाम है प्रोजेस्टेरॉन, हालांकि ऑप्शन में दिया नहीं है। ये जो एंड्रोजन है यह पुरुष सेक्स हार्मोन का समूह है जैसे कि टेस्टोस्टेरॉन, ठीक है। और इंसुलिन जो है यह अग्नाशय की लैंगरहैंस की दीपिकाओं से स्रावित होता है और रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। ऑक्सीटोसिन है, इसे लव हार्मोन या मिल्क इंजेक्शन हार्मोन भी कहते हैं, जो प्रसव और दुग्ध स्राव में मदद करता है। अगला प्रश्न है पार्किंसन बीमारी के उपचार के विकास के लिए किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो आविड कार्लसन को दिया गया, ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा आंसर। उन्होंने पता लगाया कि मस्तिष्क में डोपामाइन एक महत्वपूर्ण न्यूरोट्रांसमीटर है और पार्किंसन रोग इसी डोपामाइन की कमी के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है कि थायराइड ग्रंथि की खराबी किसकी कमी के कारण होती है। तो ये आयोडीन की कमी के कारण होती है, ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए। थायराइड ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है और भोजन में आयोडीन की कमी से थायराइड ग्रंथि सूज करके बड़ी हो जाती है, जिसे घेंगा रोग या गोइटर रोग भी कहते हैं। विटामिन ए इसकी कमी से आँख और त्वचा से संबंधित बीमारियां होती है। कैल्शियम से हड्डी और दांत, और लोहा जो है इसकी कमी से एनीमिया रोग होता है। अगला प्रश्न है कड़वाहट के लिए मानव जीभ का संवेदनशील क्षेत्र कौन सा है। तो कड़वाहट जो है वो है पीछे का भाग, ठीक है। तो मान लीजिए ये मानव का जीभ है, तो ये जो बैक वाला है, बैक से होगा बाइटर याद करने के लिए, और ये जो साइड वाला है साइड से होगा सावर और
साल्टी, नमकीन, साल्टी। और ये जो टिप है इससे होता है टिप से स्वीट। तो स्वीट में देखिए यहाँ पे टी है और यहाँ पे भी टी है, तो स्वीट से ये याद रख लीजिए, साइड से सावर साल्टी और बैक से बाइटर। ठीक है, तो ऑप्शन हमारे इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अदरक तना है जड़ नहीं क्योंकि, क्योंकि इसमें नोड और इंटरनोड पाए जाते हैं, तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी। तो वानस्पतिक रूप से किसी भी संरचना के तना होने की सबसे मुख्य पहचान यह है कि उसमें नोड और इंटरनोड पाए जाते हैं, जहाँ से नई कलिकाएं या पत्तियां निकल सकती हैं। तो अदरक में यह स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं, इसलिए यह तना है। भूमिगत तनों के बाकी के उदाहरण याद रखने हैं, जैसे कि आलू, आलू कंद है, ट्यूबर बोलते हैं इसको, ट्यूबर। प्याज व लहसुन भी शलकंद है, जिसको बल्ब बोलते हैं। किसको, प्याज और लहसुन को। अदरक खाने का योग्य भाग जो होता है प्रकंद कहलाता है, राइजोम बोलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से सबसे मीठी चीनी कौन सी है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है फ्रक्टोज। यह प्रकृति में पाई जाने वाली सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा है। इसे फल शर्करा भी कहा जाता है, क्योंकि यह मुख्य रूप से फलों और शहद में पाई जाती है। ग्लूकोज जो है यह शरीर का मुख्य ईंधन है, लेकिन यह फ्रक्टोज से कम मीठा होता है। माल्टोज जो है यह, इसे माल्ट शर्करा कहते हैं, या हिंदी में माल भी बोलते हैं इसको। यह अनाज में पाई जाती है। और सुक्रोज जो है इसको टेबल शुगर या घरेलू चीनी का कहा जाता है, जो कि गन्ने से प्राप्त होता है। तो अगर आपको मिठास का क्रम पूछे तो सबसे पहले आएगा फ्रुक्टोज, फ्रुक्टोज, उसके बाद आएगा सुक्रोज, उसके बाद आएगा ग्लूकोज, उसके बाद माल्टोज एंड उसके बाद आएगा लैक्टोज। लैक्टोज जो है दूध में पाई जाने वाली सबसे कम मीठी शर्करा है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक सच्चा फल नहीं है। तो सच्चा फल किसको बोलते हैं, तो वह फल जिसका विकास केवल अंडाशय से होता है, जैसे कि अंगूर, खजूर, आलू बुखारा, ये सब क्या है, अंडाशय से बनते हैं। अंडाशय से बनने वाले को सच्चा फल यानी ट्रू फ्रूट कहते हैं। और जो सेब है ये आभासी या असत्य फल है। तो वह फल जिसके विकास में अंडाशय के साथ साथ फूल के अन्य भाग जैसे कि पुष्पासन भी भाग लेते हैं, उसे हम असत्य फल बोलते हैं। तो सेब एक असत्य फल है, क्योंकि इसका जो गूदेदार भाग है वो इसके पुष्पासन से बनता है। सेब के अलावा और भी याद रख सकते हैं जो असत्य फल हैं, वो हैं नाशपाती, उसके बाद काजू, हालांकि ड्राई फ्रूट में आता है ये भी, और एक है स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी। अगला प्रश्न है, फलियां अत्यधिक पौष्टिक होती है क्योंकि उनमें प्रचुर मात्रा में क्या होता है, तो फलियों में होता है प्रचुर मात्रा में प्रोटीन। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो फलियां यानी जैसे कि मटर, चना, अरहर, सोयाबीन आदि, ये सब लेग्यूमिनेसी कुल के पौधे हैं, और इन पौधों की जड़ों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाली जीवाणु पाए जाते हैं, जिससे इन्हें प्रचुर मात्रा में नाइट्रोजन मिलती है, और यह नाइट्रोजन अमीनो एसिड और फाइनली प्रोटीन के निर्माण में सहायक होती है। अगला प्रश्न है कि लौंग जो कि एक मसाला है, पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है, तो ये फूल की कली से प्राप्त होता है। ऑप्शन होगा डी। तो लौंग सदाबहार पेड़ की सूखी हुई पुष्प कली होती है। इसका उपयोग मसाले के साथ साथ औषधि के रूप में भी किया जाता है। कभी कभी इसका वानस्पतिक नाम पूछ देता है, तो इसका जो वानस्पतिक नाम है वो है सिसगियम एरोमेटिकम। अगला प्रश्न है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड द्वारा किसे सर्वभारतीय महिला चयन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो यहाँ से हमारे करंट अफेयर्स के प्रश्न शुरू होते हैं, जो कि 2020 के हैं, तो इसलिए मैं बस इसे आंसर टिक करके आगे बढ़ूँगा, इसमें कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा। तो पहला है जो हमारा इसका आंसर हो जाएगा, इसका होगा नीतू डेविड 2020 के अनुसार। अगला प्रश्न है कि महिला एकल US ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2020 किसने जीता, तो इसका आंसर होगा नाओमी ओसाका ने जीता। ऑप्शन ए हो जाएगा। मैं इसका एक्सप्लेन कर देता हूँ थोड़ा सा कि टेनिस में हर साल 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, जो ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट होते हैं, जिनका जो सही क्रम होता है वो होता है एक ऑस्ट्रेलियन होता है, ये हार्ड कोर्ट होता है, हार्ड कोर्ट। इसके बाद होता है फ्रेंच ओपन, ये होता है क्ले कोर्ट, मिट्टी वाला। इसके बाद होता है विंबलडन, ये होता है ग्रास कोर्ट यानी घास वाले पे। और फिर होता है US ओपन,
ये होता है हार्ड कोर्ट। तो ये 4 तरीके के ग्रैंड स्लैम होते हैं। अगला प्रश्न है 4 अक्टूबर 2020 को आयोजित लंदन मैराथन में प्रथम स्थान पर रहने वाला एथलीट कौन है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, सूर्या किटाटा। अगला प्रश्न है 15 अगस्त 2020 को MS धोनी के साथ किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की? तो आंसर होगा ऑप्शन ए, सुरेश रैना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किसे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो परेश रावल को, ऑप्शन डी हो जाएगा। ये सभी करंट अफेयर 2020 के अनुसार है। अगला प्रश्न है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन का प्रमुख कौन है? तो डॉक्टर जी सतीश रेड्डी उस समय के संदर्भ में। अगला प्रश्न है किस विषय के लिए डॉक्टर बुशरा अतीक और डॉक्टर रितेश अग्रवाल को शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया है? तो चिकित्सा विज्ञान के लिए चुना गया है, ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी। अगला प्रश्न है नोबेल शांति पुरस्कार 2020 के लिए किसे चुना गया? तो विश्व खाद्य कार्यक्रम को चुना गया, ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है किस भारतीय फिल्म अभिनेता को टाइम मैगजीन ने 2020 के सबसे प्रभावशाली 100 लोगों की सूची में शामिल किया है? तो ये है आयुष्मान खुराना, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में कितने भारतीय समुद्री तटों को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन के लिए अनुशंसित किया गया है? तो 8 को किया गया है 2020 तक, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रामविलास पासवान ने अपना राजनीतिक सफर किस राजनीतिक दल से प्रारंभ किया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से शुरू किया था, जो कि 1960 के दशक में प्रचलित थी। अगला क्वेश्चन है भारत के निर्वाचन आयोग ने कब बिहार विधानसभा 2020 के आम चुनाव के लिए प्रेस नोट जारी किया? तो ये 25 सितंबर 2020 को जारी किया था, ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 सितंबर 2020 को वीडियो सम्मेलन द्वारा किस राज्य में घर तक फाइबर योजना प्रारंभ की गई? तो बिहार में, ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार के राजनीतिज्ञ स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह पहली बार किस लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे? तो ये 11वीं लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग नामक एक अनौपचारिक युद्ध नीतिक समूह का निम्न में से कौन सदस्य नहीं है? तो क्वाड्रिलैटरल में 4 सदस्य देश हैं, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका। इसमें चीन शामिल नहीं है। इसके जवाब अगर USA आप लिख दें तो ये चारों मिलकर आप क्या हो जाएगा, क्वाड वाले ये देश हो जाएंगे। अगला प्रश्न है सितंबर 2020 में वीडियो सम्मेलन के माध्यम से ब्रिक्स के सांस्कृतिक मंत्रियों की 5वीं बैठक में किसने भारतीय दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व किया? तो ये प्रहलाद सिंह पटेल ने किया, ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जून 2020 में 36वां आसियान शिखर सम्मेलन वर्चुअली कहाँ आयोजित किया गया? तो ये किया गया वियतनाम में, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020 में प्रथम स्थान पर रहा? तो सिंगापुर हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका में ऑपरेशन MAGA यानी मागा संबंधित है किससे? तो डोनाल्ड ट्रंप के पुनर्निर्वाचन अभियान से संबंधित है, ये ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है किस अरब देश ने पहला नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र प्रारंभ किया है? तो संयुक्त अरब अमीरात ने किया है, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इजरायल से शांति समझौता करने वाला पहला अरब देश कौन था? तो ये था मिस्र, ऑप्शन ए हो जाएगा। ये 1979 में मिस्र इजरायल के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला और उसे एक देश के रूप में मान्यता देने वाला पहला अरब राष्ट्र बना था। फिर जॉर्डन जो कि 1994 में इजरायल के साथ शांति समझौता करने वाला दूसरा अरब देश बना था। और बहरीन और सूडान इन दोनों देशों ने 2020 में अब्राहम एकॉर्ड्स या अब्राहम समझौते के तहत इजरायल के साथ संबंधों को सामान्य किया है, तो ये 2020 हो जाएगा। अगला प्रश्न है अक्टूबर 2020 से जून 2021 तक के लिए किस देश को अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के संचालक मंडल के अध्यक्ष बनाया गया है? तो ये भारत, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सितंबर 2020 में प्रारंभ किए गए ऑपरेशन मेरी सहेली का उद्देश्य क्या है? तो रेलों में महिला यात्रियों की सुरक्षा को बढ़ावा देना, ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी। अगला प्रश्न है फिट इंडिया अभियान की पहली वर्षगांठ के अवसर पर फिटनेस की डोज आधा घंटा रोज मंत्र किसके द्वारा ये दिया गया? तो ये दिया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा दिया गया था, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजमाता विजय राजे सिंधिया के 100वें जन्म दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जारी किया किस प्रकार का सिक्का? तो 100 रुपये का सिक्का जारी किया, ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी। अगला प्रश्न है किस राज्य की लघु वृत्त चित्र ची लुपो ने दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2020 जीता है? तो अरुणाचल प्रदेश हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस निजी क्षेत्र के बैंक ने किसानों के लिए ई किसान धन ऐप चालू किया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी HDFC बैंक। अगला क्वेश्चन है भारत ने किस शहर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सबसे पहले कोविड-19 परीक्षण की सुविधा
प्रारंभ की? तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी, दिल्ली ने। अगला क्वेश्चन है कि राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट को किस वायुसेना स्टेशन पर औपचारिक रूप से भारतीय वायुसेना में सम्मिलित किया गया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, अंबाला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का नाम क्या है? तो इसका नाम है रुद्रम, ऑप्शन डी। ये भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस हड़प्पन नगर में जुते हुए खेतों के निशान मिले हैं? तो यहाँ से हमें इतिहास के प्रश्न, प्राचीन इतिहास के प्रश्न देखने को मिलेंगे, यानी 30 विज्ञान के थे, 30 करेंट अफेयर के। अब इसके आगे देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कालीबंगन। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित कालीबंगा से प्राक हड़प्पा काल के जुते हुए खेत के साक्ष्य और एक साथ 2 फसलें चना और सरसों उगाने के प्रमाण मिले हैं। ये जो धोलावीरा है ये गुजरात के कच्छ में स्थित है। यह नगर 3 भाग दुर्ग, मध्यनगर और निचला नगर में विभाजित था और यहाँ से विशाल जलाशय का व स्टेडियम के साक्ष्य मिले हैं। मोहनजोदड़ो जो है पाकिस्तान के सिंध में स्थित है। यहाँ से विशाल स्नानागार और अन्नागार और कांस्य की नर्तकी की मूर्ति भी यहीं से मिली है। उसके बाद लोथल है, तो गुजरात में भोगवा नदी के किनारे स्थित हड़प्पाकालीन ये बंदरगाह यानी गोदीवाड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिरत्न या 3 रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था, सटीक क्रिया निम्न में से किससे संबंधित है? तो ये जैन धर्म से संबंधित है। ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी। जैन धर्म में मोक्ष प्राप्ति के लिए 3 साधन आवश्यक बताए गए हैं जिन्हें त्रिरत्न कहा जाता है। ये है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र यानी कि सम्यक आचरण। बौद्ध धर्म के भी त्रिरत्न है, लेकिन वो बुद्ध, धम्म और संघ है। यहाँ पे बुद्ध, धम्म और संघ नहीं दिया है। अगर सिर्फ इसको मान लीजिए मिटा देता और पूछता त्रिरत्न किससे संबंधित है, तो उस केस में बुद्ध और जैन दोनों हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगति कश्मीर में आयोजित की? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कनिष्क ने। अशोक जो है इसके शासनकाल में तीसरी बौद्ध संगति पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी और अध्यक्ष कौन था? मोगलीपुत्र तीस। अजातशत्रु जो है इसके समय में प्रथम बौद्ध संगति 483 ईस्वी में राजगृह की सप्तकर्णी गुफा में हुई थी। अध्यक्ष कौन था? महाकश्यप। कनिष्क का मैंने अभी बता दिया। और कालाशोक जो है इसके समय में द्वितीय बौद्ध संगति आयोजित हुई थी 383 ईस्वी पूर्व वैशाली में आयोजित हुई थी। अध्यक्ष कौन था? सावक कामीर। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, वैशेषिक। तो यहाँ पे जो योग दिया है इस दर्शन के प्रवर्तक महर्षि पतंजलि हैं, महर्षि। और न्याय दर्शन के प्रवर्तक महर्षि गौतम, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक महर्षि कपिल और वैशेषिक के कणाद उलूक हैं। इस दर्शन के प्रवर्तक जो कणाद हैं इन्होंने प्रतिपादित किया कि संसार की सभी वस्तुएं सूक्ष्म कणों से बनी है जिसे परमाणु कहा जाता है, इसलिए इन्हें भारतीय परमाणुवाद का जनक भी माना जाता है। अगला प्रश्न है कि किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई थी? तो बलबन ने अपनाई थी। ऑप्शन बी हो जाएगा। गयासुद्दीन बलबन ने विद्रोहियों, मंगोलों और मेवाती लुटेरों का दमन करने के लिए रक्त और लौह की नीति अपनाई थी। इसने सुल्तान के पद को दैवीय माना था और राजत्व का सिद्धांत दिया था। इल्तुतमिश जो है इसने दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इसने तुर्कान-ए-चिहलगानी का गठन किया था। अलाउद्दीन खिलजी जो है अपनी बाजार नियंत्रण प्रणाली और अस्थायी सेना के लिए प्रसिद्ध था। और मोहम्मद बिन तुगलक यह अपनी सांकेतिक मुद्रा और राजधानी परिवर्तन जैसी असफल योजनाओं के लिए जाना जाता है। बलबन ने ही अपने दरबार में ईरानी प्रथा, सिजदा और पैबोस की शुरुआत की थी। साथ ही प्रसिद्ध फारसी त्यौहार नवरोज की भी शुरुआत की थी। अगला प्रश्न है, कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, चोल। चोल साम्राज्य जो है दक्षिण भारत का चोल राजवंश जिसके संस्थापक विजयालय थे, अपने उत्कृष्ट ग्रामीण प्रशासन और स्थानीय स्वशासन के लिए इतिहास में सबसे प्रसिद्ध है और गांव के प्रशासन को चलाने के लिए ऊर और सभा महासभा जैसी संस्थाएं काम करती थी। अगला प्रश्न है, परचिनकारी यानी पित्रा-द्यूरा निम्न में से किससे संबंधित है? तो पित्रा-द्यूरा जो है वो दीवारों में अर्ध कीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करने की कला से संबंधित है। तो ऑप्शन हमारा ये हो जाएगा। ये जो कला है यह एक इतालवी यानी इटालियन स्थापत्य कला है जिसमें संगमरमर या बलुआ पत्थर पर नक्काशी करके उसमें कीमती रंगीन पत्थर जैसे कि अकीक, जेड या लैपिस लाजुली जड़ा जाता है।
अगला प्रश्न है किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए थे? तो देखिए जो विकल्प हमारा बी दिया है अकबर। अकबर ने चित्रकारी के लिए एक अलग विभाग, तस्वीर खाना और कार्यशाला स्थापित करवाया था, जहां मीर सैयद अली और अब्दुल समद के नेतृत्व में चित्रकारों ने काम किया था। फिर जहांगीर का काल मुगल चित्रकला का स्वर्ण काल माना जाता है और इसने भी कई कला दीर्घाएँ और कार्यशालाएँ बनाई थी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई हो जाएगा। अगला प्रश्न है बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। तो 1765 में बक्सर के युद्ध के बाद क्लाइव ने मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ इलाहाबाद की संधि की और बंगाल में द्वैध शासन लागू किया। इसके तहत दीवानी अंग्रेजों के पास और निजामत नवाब के पास रहने लगा। वारेन हेस्टिंग्स इसने 1772 में बंगाल से द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया था। अगला प्रश्न है इनमें से किसने 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया था? तो स्वामी विवेकानंद जी ने भाग लिया था, ऑप्शन बी हो जाएगा। इन्होंने सितंबर 1893 में अमेरिका के शिकागो में आयोजित प्रथम विश्व धर्म महासभा में भारत और सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व किया था। उनके भाषण की शुरुआती अमेरिका के भाइयों और बहनों से हुआ था, जिसने पूरी सभा को मंत्रमुग्ध कर दिया था। और इनका जो बचपन का नाम था नरेंद्र नाथ दत्त था, ये याद रखना है। अगला प्रश्न है 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया? तो चित्तरंजन दास व मोतीलाल नेहरू ने किया था, ऑप्शन हो जाएगा सी। तो असहयोग आंदोलन के वापस लिए जाने से ये दोनों असंतुष्ट हो गए थे और इन्होंने यानी कि देशबंधु चित्तरंजन दास और पंडित मोतीलाल नेहरू जो कि सचिव बने और चित्तरंजन दास अध्यक्ष बने थे, जनवरी 1923 में इलाहाबाद में स्वराज पार्टी की स्थापना की थी और इनका उद्देश्य था विधान परिषदों के चुनाव में भाग लेकर सरकार की नीतियों का अंदर से विरोध करना। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण, जिसमें इंडिगो की खेती करने वाले किसानों के दमन का चित्रण किया गया, की रचना किसने की थी? तो दीनबंधु मित्र ने 1860 में बांग्ला में नील दर्पण नाटक लिखा था और यह नाटक 1859 से 60 में बंगाल में हुए नील विद्रोह पर आधारित था। अगला प्रश्न है 1760 का प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन है फ्रांसीसी। तो जनवरी 1760 में लड़े गए वांडीवास के युद्ध में ब्रिटिश सेना ने फ्रांसीसी सेना को निर्णायक रूप से पराजित किया और यह युद्ध तीसरे कर्नाटक यानी 7 ईयर्स ऑफ वॉर का हिस्सा था। अगर एक और चीज़ याद रखना है कि इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का जो नेतृत्व कर रहा था उसका नाम था आयरकूट, ये पूछा गया है एक बार। और फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व कर रहा था कौन? तो वो कर रहा था काउंट डी लाली। अगला प्रश्न देखिए निम्न में से किस अधिनियम ने भारत में पृथक निर्वाचन मंडल का प्रारंभ किया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत परिषद अधिनियम 1909। इसे मॉर्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है, मॉर्ले और मिंटो। इस अधिनियम द्वारा भारत में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक क्षेत्र और सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की शुरुआत की गई, जिसने आगे चलकर देश के विभाजन के बीज बोए थे। अगला प्रश्न है 1831 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? तो सिंहभूम में हुआ था, ऑप्शन बी हो जाएगा। तो कोल विद्रोह जो कि 1831 से 32 के बीच छोटा नागपुर क्षेत्र में सिंहभूम, रांची, पलामू और हजारीबाग में हुआ था और यह विद्रोह आदिवासियों की भूमि को बाहरी लोगों यानी दीकुओं को सौंपने और अत्यधिक कर लगाने के खिलाफ हुआ था। ये जो कच्छ है यह 1819 में राजा भारमल के नेतृत्व में कच्छ का विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कुंवर सिंह। तो जगदीशपुर यानी भोजपुर के 80 वर्षीय जमींदार कुंवर सिंह ने बिहार में 1857 की क्रांति का ऐतिहासिक नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न है चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया? तो ये थे राजकुमार शुक्ल, ऑप्शन हो जाएगा डी। तो चंपारण के किसान नेता राजकुमार शुक्ल ने 1916 के कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में महात्मा गांधी से मुलाकात की और तिनकठिया प्रणाली के तहत गोरे बागान मालिकों द्वारा किसानों पर हो रहे अत्याचारों को बताया तथा उन्हें बिहार आने का निमंत्रण दिया। अगला प्रश्न है कि प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो मगध महाजनपद की सबसे पहली और प्राचीन राजधानी गिरिब्रज या राजगिरी
थी। क्योंकि ऑप्शन में दिया नहीं गया है तो ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। ये जो पाटलिपुत्र है तो हर्यक वंश के शासक उदयन ने गंगा और सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नगर बसाया और अपनी राजधानी को राजगिरी से पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया था। और शिशुनाग ने कुछ समय के लिए वैशाली को भी राजधानी बनाया था। अगला प्रश्न है, स्वामी सहजानंद निम्न में से किससे संबंधित थे? तो स्वामी सहजानंद जो थे वो बिहार में किसान आंदोलन से संबंधित थे। ऑप्शन हो जाएगा सी। तो स्वामी सहजानंद सरस्वती भारत और विशेष करके बिहार में किसान आंदोलन के सबसे बड़े और प्रखर नेता थे। उन्होंने जमींदारी प्रथा के खिलाफ किसानों को लामबंद किया था। और स्वामी सहजानंद ने 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की थी और इसके बाद अप्रैल 1936 में लखनऊ में भारतीय किसान सभा का गठन किया था। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया? तो वर्ष 1917 में बिहार का चंपारण सत्याग्रह भारत में महात्मा गांधी के नेतृत्व में पहला सफल आंदोलन था। ऑप्शन हमारा हो जाएगा ए। और यहाँ पे जो अहमदाबाद और खेड़ा दिया हुआ है ये दोनों आंदोलन 1918 में गुजरात में हुए थे और अहमदाबाद में गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग किया था। अगला प्रश्न है, भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो आपकी सुविधा के लिए मैंने यहाँ पे मानचित्र लगा दिया है, आप देख सकते हैं। ये वाला जो है ये हिस्सा होक्काइडो है, उसके बाद होन्शु, उसके बाद यहाँ पे शिकोकू और ये है क्यूशू। होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू, क्यूशू। तो सबसे बड़ा कौन सा दिख रहा है? तो सबसे बड़ा है होन्शु। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो ये कभी कभी क्रम भी पूछ देता है। टोटल 4 है, होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशू। अगला प्रश्न देखते हैं, ग्रीनलैंड निम्न में से किस देश का भाग है? तो जो ग्रीनलैंड है वो डेनमार्क का भाग है। भौगोलिक रूप से ग्रीनलैंड उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का हिस्सा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये ग्रीनलैंड है, लेकिन राजनीतिक और प्रशासनिक रूप से यह यूरोप के देश डेनमार्क का एक स्वायत्त हिस्सा है। तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, दिसंबर 2018 तक के अनुसार विश्व के निम्न देशों में से किस देश में सबसे अधिक भारतीय आबादी है? तो संयुक्त अरब अमीरात, यूएई में आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि निम्न देशों में से किस देश में 2019 में सालाना सबसे अधिक सोने का उत्पादन हुआ है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, चीन में सबसे अधिक। तो जो वर्ष 2019 में चीन दुनिया का सबसे बड़ा सोना उत्पादक देश बना। ऑस्ट्रेलिया जो है इसके पास दुनिया का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार है और यह उत्पादन में भी चीन के साथ कड़ी टक्कर में ये रहता है, कभी कभी ये भी आगे जाता है, तो ध्यान देना है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश हैं? तो अफ्रीका महाद्वीप, ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। अफ्रीका इस महाद्वीप में सबसे अधिक 54 संप्रभु देश हैं, इसलिए इसे सबसे अधिक देशों वाला महाद्वीप कहा जाता है। यूरोप में इसके बाद आते हैं, एशिया में लगभग 48 देश हैं और उत्तरी अमेरिका में कुल 23 देश आते हैं। अगला प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य के आदिवासियों की आबादी का प्रतिशत उसकी कुल आबादी की तुलना में सबसे अधिक है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मिजोरम। तो राज्यों की श्रेणी में मिजोरम में आदिवासियों की आबादी का प्रतिशत सबसे अधिक है, लगभग 94.4% है। आदिवासी से तात्पर्य है एसटी, शेड्यूल्ड ट्राइब, और प्रतिशत पूछ रहा है, संख्या नहीं, ये ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, निम्न कॉफ़ी उत्पादक क्षेत्रों में से कौन सा क्षेत्र कर्नाटक में नहीं है? तो यहाँ पे चिकमंगलूर जो है यह कर्नाटक का एक प्रमुख कॉफ़ी उत्पादक जिला है। भारत में सबसे पहले कॉफ़ी यहीं उगाई गई थी। उसके बाद कुर्ग जो कि कोडागू डिस्ट्रिक्ट में है, कोडागू, यह कर्नाटक का सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक क्षेत्र है। इसे भारत का स्कॉटलैंड भी कहा जाता है। और बाबा बुदन गिरी यह कर्नाटक की पहाड़ियों में स्थित है। इसका नाम सूफी संत बाबा बुदन के नाम पर रखा गया है, जो यमन से कॉफ़ी के 7 बीज भारत लाए थे। और जो पुलनेज है यह पहाड़ी तमिलनाडु राज्य में स्थित है, न कि कर्नाटक में। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। भारत में मुख्य 2 प्रकार की कॉफ़ी उगाई जाती है, नाम याद रखना है, एक है रोबस्टा और दूसरा है अरेबिका। अगला प्रश्न है, भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत के निम्न जिलों में से कौन सा जिला सबसे बड़ा है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, कच्छ। यह गुजरात का एक जिला है जिसका क्षेत्रफल लगभग है 45,674 वर्ग किलोमीटर। भौगोलिक दृष्टि से यह भारत का सबसे बड़ा
बड़ा ज़िला है। और जो लेह लद्दाख है, यह लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश का ज़िला है। इसका क्षेत्रफल जो है वो 45,110 वर्ग किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में वन्यजीव अभ्यारण्य सबसे अधिक संख्या में है? तो सबसे अधिक संख्या में पूछ रहा है, तो ये 2020 के हिसाब से इसका आंसर होगा ऑप्शन हमारा सी, महाराष्ट्र होगा। और सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान पूछे तो मध्य प्रदेश होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में प्रवाहित होने वाली निम्न नदियों में से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली कौन सी नदी है? तो इसका आंसर क्या होगा? उपर्युक्त में से कोई नहीं इसका आंसर होगा। कैसे? मान लीजिए ये जो है बिहार है और गंगा नदी ऐसे बीचों बीच निकलती है, तो जो कमला, कोसी और गंडक नदी है, ये तीनों नदियाँ नेपाल के उत्तर से आकर के मिलती है, यानी उत्तर से लेकर दक्षिण की ओर अब बहते हुए गंगा नदी में आकर के मिल जाती है। हमें पूछा क्या है? उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली, यानी कि दक्षिण से उत्तर की ओर ऐसे प्रवाहित होने वाली। ठीक है, यदि सोन, पुनपुन ये सब पूछता तो हम आंसर को टिक कर सकते थे। ये जो गोमती नदी है ये मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश में बहती है और गंगा की सहायक नदी है जो कि उत्तर से आकर के मिलती है। ये भी उत्तर से दक्षिण की ओर ही बहती है। तो इनमें से कोई भी आंसर हमारा नहीं होगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। अगला प्रश्न है, निम्न हिमालय पर्वत श्रेणियों में से किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है? तो पूर्वी पीर पंजाल, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का 13वां प्रधान बंदरगाह किस राज्य में स्थापित किया जाने वाला है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, महाराष्ट्र में स्थापित किया जाने वाला है। अगला प्रश्न है, निम्न राज्यों में से कौन सा राज्य भारत में सर्वाधिक सौर ऊर्जा का उत्पादक है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खनिज और जिले के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही है? पहला है लाइमस्टोन कैमूर। लाइमस्टोन को बोलते हैं चूना पत्थर, तो ये जोड़ा बिल्कुल सही है। बिहार के कैमूर और रोहतास की पहाड़ियों में उच्च गुणवत्ता वाला चूना पत्थर पाया जाता है जिसका उपयोग सीमेंट उद्योग में होता है। माइका यानी कि अभ्रक भागलपुर में, तो यह गलत है। बिहार में अभ्रक मुख्य रूप से नवादा, गया और जमुई जिले में पाया जाता है। उसके बाद है क्वार्ट्ज, इसका दिया है मधुबनी, ये भी गलत है। क्वार्ट्जाइट जो है मुख्य रूप से मुंगेर और लखीसराय की पहाड़ियों में ये मिलता है। लेड, जिंक यानी कि सीसा और जस्ता, ये दोनों जुड़वा खनिज है, ये ध्यान रखना है, एक साथ ही दोनों पाए जाते हैं। ये गया दिया है, ये भी गलत है। लेड जिंक के निशान मुख्य रूप से बांका और रोहतास क्षेत्र में मिलते हैं, रोहतास। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि उद्योग और स्थान के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो ऑयल रिफाइनरी दिया है बरौनी, तो ये सही है। बरौनी बेगूसराय में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की प्रसिद्ध तेल रिफाइनरी स्थित है जिसकी स्थापना सोवियत संघ के सहयोग से हुई थी। उसके बाद है सीमेंट का दिया है बंजारी, तो ये सही है। रोहतास जिले के बंजारी में चूना पत्थर की प्रचुरता के कारण सीमेंट कारखाना स्थित है, ये भी सही है। फर्टिलाइजर का दिया है भौराही यानी बरौनी, जो कि बरौनी में स्थित है, तो भौराही क्षेत्र में खाद का कारखाना स्थित है, इसलिए यह भी सही सुमेलित है। रेल डिब्बा और अभियांत्रिकी भागलपुर, तो यह गलत है। बिहार में भारत वैगन एवं इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड मुजफ्फरपुर और मोकामा में स्थित है, न कि भागलपुर में। ये मुजफ्फरपुर और मोकामा में स्थित है, तो हमारा जोड़ा सही नहीं है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि बिहार के निम्न जिलों में से किस जिले में ही पिडमोंट स्वैम्प मिट्टी पाई जाती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, पश्चिमी चंपारण। तो पिडमोंट स्वैम्प मिट्टी को बोलते हैं पर्वत पदीय दलदली मिट्टी। तो बिहार के केवल उत्तरी पश्चिम भाग में ही ये पाया जाता है, विशेष करके पश्चिमी चंपारण के रामनगर, दून और सोमेश्वर श्रेणी के तराई इलाकों में पाई जाती है। यह मिट्टी धान की खेती के लिए उपयुक्त होती है। मधुबनी और ये जो सीतामढ़ी दिया है, इन जिलों में मुख्य रूप से तराई मिट्टी और पुरानी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। और जो भागलपुर है, यहाँ मुख्य रूप से टाल मिट्टी और नवीन जलोढ़ मिट्टी का विस्तार देखा जाता है। अगला प्रश्न है, बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में से किस जोड़े से गंगा नदी नहीं बहती है? तो देखिए, तो दरभंगा और मुंगेर का जो दिया है, तो मुंगेर प्रमंडल के अंतर्गत मुंगेर, बेगूसराय, खगड़िया आदि आते हैं जहाँ से गंगा बहती है। तो दरभंगा प्रमंडल के समस्तीपुर जिले से भी गंगा की सीमा लगती है, तो ये तो सही हो गया, जोड़ा सही है, नहीं बहती वाला हमें ढूंढना है।
पूर्णिया भागलपुर, तो भागलपुर प्रमंडल में भागलपुर बांका और पूर्णिया प्रमंडल के कटिहार जिले से गंगा नदी बहती है, ये भी जोड़ा सही है। तिरहुत सारण, तो सारण प्रमंडल और तिरहुत प्रमंडल दोनों गंगा नदी के किनारे स्थित हैं, ये भी सही है। कोसी मगध, तो मगध प्रमंडल गया, जहानाबाद, अरवल, औरंगाबाद, नवादा और कोसी प्रमंडल कौन है, तो कोसी प्रमंडल है सहरसा, मधेपुरा और सुपौल। इसके तहत किसी भी जिले से गंगा नदी प्रवाहित नहीं होती है, तो मगध प्रमंडल के उत्तर में पटना प्रमंडल आ जाता है। तो हमारा आंसर इस केस में हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन है, जनजाति और जिले के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। पहला जोड़ा दिया है संथाल बांका, तो ये सही है। संथाल जनजाति बिहार के बांका, भागलपुर और पूर्णिया जिलों में निवास करती है। दूसरा है मुंडा और जमुई, तो मुंडा जनजाति मुख्य रूप से बिहार के बक्सर, रोहतास वाले एरिया में केंद्रित है, तो ये वाला हमारा हो जाएगा गलत, तो यही हमारा हो जाएगा आंसर। उराव जो है सुपौल, तो उराव जनजाति सुपौल, पूर्णिया और कटिहार में भी पाई जाती है, और खरवार जो है वो भागलपुर, पूर्णिया और कटिहार, भागलपुर में और रोहतास के क्षेत्र में पाई जाती है, तो ये भी सही, ये भी सही, ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में समस्त वन्य क्षेत्र का प्रतिशत कितना है। तो भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार बिहार का कुल आवरण उस समय था 7.76%, तो इसमें ऑप्शन में दिया नहीं है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, तो पश्चिमी चंपारण, ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी। पश्चिमी चंपारण में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, यह एक बाघ आरक्षित क्षेत्र भी है। नालंदा जो है यहाँ पे पंत वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है, और जो भागलपुर है यहाँ पे विक्रमशिला गांगेय डॉल्फिन अभ्यारण्य स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में संसद की नई इमारत के निर्माण की बोली किसने जीत लिया है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड ने जीत लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है, तो अनुच्छेद 300 जो है 24, यह अनुच्छेद चुनाव आयोग को चुनाव का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की शक्ति देता है। इसके तहत ही भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई है। 148 जो है यह भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग की नियुक्ति और पद से संबंधित है। 342 जो है यह अनुसूचित जनजातियों को निर्दिष्ट करने से संबंधित है, एसटी। और अनुच्छेद 325 जो है यह प्रावधान करता है कि किसी भी व्यक्ति को धर्म, मूल वंश, जाति या लिंग के आधार पर मतदाता सूची में शामिल होने से वंचित नहीं किया जा सकता। अगला प्रश्न है, वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रमुख कौन है। वर्तमान यानी कि 2020 के हिसाब से, तो उस समय ऑप्शन सी रेखा शर्मा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधि का नियम या कानून का अधिराज्य का मतलब क्या है, तो इसका आंसर होगा सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्यायतंत्र, ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए। तो रूल ऑफ लॉ का सीधा अर्थ है कि कानून के सामने सब बराबर हैं, कोई भी कानून से ऊपर नहीं है, और देश के सभी नागरिकों पर एक ही कानून और एक ही अदालती व्यवस्था लागू होती है। अगला प्रश्न है, पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 243 जी। तो इसमें पंचायतों की शक्तियों, प्राधिकार और उत्तरदायित्व से संबंधित है ये, जिसके तहत 11वीं अनुसूची में वर्णित 29 विषयों पर पंचायतें काम कर सकती है। एच जो दिया है यह पंचायत द्वारा कर लगाने की शक्ति और उनकी निधि से संबंधित है। ई जो दिया है पंचायत की अवधि से संबंधित है, और जो एफ दिया है यह पंचायत की सदस्यों के लिए योग्यता से अयोग्यता से संबंधित है। यही यदि नगर पालिका के बारे में पूछ लेता कि नगर पालिका राज्य संस्थाओं में 18 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई है, तो उसका आंसर होता है 243 डब्ल्यू। अगला प्रश्न है, नागरिकता संशोधन कानून कब पारित हुआ, तो ये पारित हुआ 11 दिसंबर 2019 को, ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। नागरिकता संशोधन अधिनियम को 11 दिसंबर 2019 को राज्यसभा द्वारा पारित किया गया, और लोकसभा ने इसे 9 दिसंबर को ही पारित कर दिया था। अगला प्रश्न है कि 73वें संविधान संशोधन कानून की वैधानिक शुरुआत किस संविधान संशोधन बिल से हुई थी, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 64वां संविधान संशोधन बिल से हुआ था। 61वां संविधान संशोधन बिल क्या था, तो यह मतदान की आयु 21 से घटा करके 18 वर्ष करने से संबंधित था। उसके बाद यहाँ पे दिया है 64वां, तो ये आपको अभी पता चल ही गया कि वर्ष 1989 में राजीव गांधी सरकार द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने के लिए 64वां संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में पेश किया गया था, और यह लोकसभा में तो पास हो गया था लेकिन राज्यसभा में गिर गया था, और बाद में इसी पृष्ठभूमि पर 73वां संविधान संशोधन कानून 1992 पारित हुआ था। अगला प्रश्न है, वर्ष 1632 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी।
इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी। डचों ने 1632 में पटना कॉलेज के उत्तरी इमारत में ये पूछ देता है कभी कभी, उत्तरी इमारत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी। वे यहाँ से मुख्य रूप से सोरा, सूती वस्त्र और अफीम का व्यापार करते थे। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विकेंद्रीकरण का वैशिष्ट्य नहीं है? तो स्वायत्तता जो दिया है, ऑटोनॉमी, यह विकेंद्रीकरण की मुख्य विशेषता है जिससे स्थानीय निकायों को निर्णय लेने की आज़ादी मिलती है। हमें नहीं है पूछा है तो ये नहीं होगा। लोक सहभागिता, तो विकेंद्रीकरण का मुख्य उद्देश्य ही जमीनी स्तर पर जनता की भागीदारी को बढ़ाना है, ये भी नहीं होगा। स्थानीय समुदायों में आत्मविश्वास को नहीं जगाना, तो ये कथन गलत है। विकेंद्रीकरण का वास्तविक उद्देश्य स्थानीय समुदाय में आत्मविश्वास जगाना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना होता है। तो चूंकि नहीं वाला चुनना था तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाना। तो यह भी विकेंद्रीकरण का एक सकारात्मक लक्षण है। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश शासनकाल में संविधान के विकास में कौन सा कानून ऐतिहासिक नहीं था? तो ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955। रेगुलेटिंग एक्ट 1773, यह भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित करने वाला पहला लिखित कानून था। चार्टर एक्ट 1833, इसके तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया और कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, इसे मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं, जिसने प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत की थी। ये जो कानून है, यह कानून ब्रिटिश काल का नहीं है। 1955 आपको देख के ही लग रहा है कि यह स्वतंत्रता के बाद भारतीय संसद द्वारा अस्पृश्यता के उन्मूलन को लागू करने के लिए बनाया गया था। अगला प्रश्न है, भारत में खाद्य प्रबंधन का निम्न में से कौन सा एक उद्देश्य नहीं है? पहला दिया है खाद्यान्नों का वितरण, तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से गरीबों तक अनाज पहुंचाना खाद्य प्रबंधन का मुख्य हिस्सा था। हमें नहीं है वो चुनना है, तो ये वाला नहीं लेंगे। खाद्यान्नों की खरीद, तो किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी पर अनाज खरीदना इसका प्राथमिक कार्य था, ये भी नहीं लेंगे क्योंकि ये इसका मूल्य उद्देश्य था। खाद्यान्नों के बफर स्टॉक का रखरखाव, तो ये भी नहीं होगा क्योंकि ये भी इसका मूल उद्देश्य था। खाद्यान्नों का निर्यात, तो भारत के घरेलू खाद्य प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य देश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना है। व्यावसायिक रूप से खाद्यान्नों का निर्यात करना इसका मुख्य उद्देश्य या हिस्सा नहीं माना जाता है, तो हमारा नहीं है वही चुनना था, ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी। अगला प्रश्न है कि भारत में राजस्व घाटे से तात्पर्य क्या है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, भारत सरकार को अपने उन व्ययों के वित्त पोषण के लिए उधार लेने की आवश्यकता है जो पूंजीगत परिसंपत्तियों का निर्माण नहीं करते हैं। राजस्व घाटा है क्या? तो जब सरकार के नियमित राजस्व खर्चे जैसे कि वेतन, पेंशन, सब्सिडी, ब्याज भुगतान इत्यादि उसकी नियमित राजस्व प्राप्तियों जैसे कि टैक्स इत्यादि से अधिक हो जाते हैं तो उसे राजस्व घाटा कहते हैं। और इस घाटे को पूरा करने के लिए सरकार जो उधार लेती है वो केवल रोजमर्रा के खर्चों को चलाने के लिए होता है और इसे देश में किसी नई संपत्ति जैसे कि सड़क, पुल, फैक्ट्री यानी पूंजीगत परिसंपत्ति का निर्माण नहीं होता है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2019-20 में निम्न में से कौन सा देश भारत का सर्वाधिक व्यापारिक भागीदारी वाला देश है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी। अगला प्रश्न है, भारतमाला परियोजना से भारत का निम्न में से कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र संबंधित है? तो ये भारतमाला परियोजना सड़क से संबंधित है, ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में औद्योगिक क्षेत्र की उपलब्धि को मापने के लिए निम्न में से कौन सी संस्था औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक को जारी करती है? तो देखिए, ऐतिहासिक रूप से औद्योगिक उत्पादन सूचकांक जो है वो CSO द्वारा जारी किया जाता था, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा। चूँकि मई 2019 में भारत सरकार ने CSO और NSSO और CSSO इनको विलय करके एक नई संस्था NSO बनाई थी, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, इसका गठन किया था। क्योंकि परीक्षा 2020 के अंत में हुई थी इसलिए NSO हमें विकल्प में न होने के कारण हम क्या करेंगे, उपयुक्त में से कोई नहीं चुनेंगे। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। अगला प्रश्न है कि व्यवसाय करने की सरलता पर 2020 की रिपोर्ट के अनुसार भारत ने अपने क्रम में सुधार किया है जो है, तो विगत वर्ष के 77 से 63वां स्थान, ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा, करंट अफेयर्स का है ये। अगला प्रश्न है, भारत के केंद्रीय बजट में संस्थागत कृषि शाख का प्रभाव बढ़ाने के लिए वर्ष 2020-21 के लिए क्या शाख लक्ष्य रखा गया है? तो 15 लाख करोड़, ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, PM कुसुम योजना का उद्देश्य क्या है? तो किसानों को डीजल और केरोसिन पर निर्भरता समाप्त करना तथा पंप सेटों को सौर ऊर्जा से जोड़ना, ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से भारत का कौन सा व्यापारिक बैंक विश्व के शीर्ष 100 बैंकों में शामिल है? तो भारतीय स्टेट बैंक शामिल है, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने 2020-21 के बजट में एक नई योजना निर्भीक घोषित की है। अर्थव्यवस्था का निम्न में से कौन सा क्षेत्र इस योजना से लाभान्वित होगा? तो निर्यात क्षेत्र लाभान्वित होगा, ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है कि बिहार सरकार ने 1 अप्रैल 2019 से सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली CFMS शुरू की। यह प्रणाली किससे संबंधित है? तो CFMS का फुल फॉर्म होता है कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम। तो बिहार सरकार ने अपने वित्त विभाग के कामकाज को पूरी तरह से पारदर्शी और आधुनिक बनाने के लिए इस प्रणाली को लागू किया था। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए। राज्य में समस्त वित्तीय कार्यकलापों को ऑनलाइन तथा कागज रहित बनाएगी। अगला प्रश्न है भारत सरकार ने 2 जनवरी 2020 को बिहार राज्य को कृषि कर्मण पुरस्कार प्रदान किया। यह पुरस्कार दिया गया था तो मक्का और गेहूं के उत्पादन और उत्पादकता के लिए दिया गया था। तो ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है बिहार सरकार ने अगस्त 2018 में एक नई योजना सतत जीविकोपार्जन योजना शुरू की। इस योजना का उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था ऑप्शन सी अत्यधिक गरीब परिवारों को सतत आय का सृजन करने वाली परिसंपत्ति प्रदान करना। अगला प्रश्न है बिहार सरकार के 7 निश्चयों में से निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो जो 7 निश्चय थे उसमें थे, पहला था आर्थिक हल युवाओं को बल, दूसरा था आरक्षित रोजगार महिलाओं का अधिकार, तो महिला रोजगार ये तो सम्मिलित था। फिर हर घर बिजली, तो सभी परिवारों को बिजली की आपूर्ति, ये भी था। फिर हर घर नल का जल यानी साफ पीने का पानी, ये भी था। घर तक पक्की गली नलियाँ। फिर छठा था शौचालय निर्माण घर का सम्मान, और 7वां था अवसर बढ़े आगे पढ़ें। यहाँ पे जो बाल कल्याण है ये 7 निश्चय का, इससे कोई रिलेशनशिप संबंध नहीं है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार का प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर कीमतों पर देश की तुलना में कम है। वर्ष 2018-19 में यह क्या था? तो राष्ट्रीय औसत का 33% था, ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी। अगला प्रश्न है निम्न में से किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए श्यामलदास कॉलेज भावनगर। तो महात्मा गांधी ने 1888 में भावनगर गुजरात के श्यामलदास आर्ट्स कॉलेज में प्रवेश लिया था। हालांकि वे वहां बहुत कम समय तक रहे और बाद में बैरिस्टर की पढ़ाई के लिए लंदन चले गए थे। अगला प्रश्न है इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था? किसने लिया था सक्रिय भाग? तो नाना साहब कानपुर से, तो इन्होंने कानपुर से विद्रोह का नेतृत्व किया था। इनके सेनापति तात्या टोपे थे। बेगम हजरत महल लखनऊ, तो इन्होंने लखनऊ यानी अवध से विद्रोह का नेतृत्व किया और अपने अल्पवयस्क बेटे बिरजिस कादिर को नवाब घोषित किया था। मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद, तो इन्होंने फैजाबाद से विद्रोह का नेतृत्व किया और अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का नारा दिया था। फिर बेगम जीनत महल दिल्ली, तो ये अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जाफर की पत्नी थी और इन्होंने दिल्ली में विद्रोहियों का पर्दे के पीछे से समर्थन और नेतृत्व किया था। तो हमारा आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई हो जाएगा। अगला प्रश्न है किस अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें एक ऐसी कार दी गई है जिसमें सब ब्रेक थे परंतु इंजन नहीं था? तो ये 1935 के अधिनियम के बारे में इन्होंने कहा था, ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी। इस अधिनियम में केंद्र में द्वैत शासन, प्रांतीय स्वायत्तता और एक अखिल भारतीय संघ की बात की गई थी, लेकिन इसमें गवर्नर जनरल और गवर्नर को बहुत अधिक वीटो शक्ति दे दी गई थी। अगला प्रश्न है दांडी यात्रा कितने दिन चली थी? तो 24 दिन चली थी। ये 12 मार्च 1930 से शुरू हुई थी और 5 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर 6 अप्रैल को उन्होंने नमक कानून तोड़ दिया था। तो कुल 24 दिन ये चला था। इसमें महात्मा गांधी ने अपने 78 अनुयायियों के साथ साबरमती आश्रम अहमदाबाद से दांडी यानी नवसारी गुजरात तक पदयात्रा की थी और लगभग 240 मील या 390 किलोमीटर की यात्रा की थी। सुभाष चंद्र बोस जी ने इस यात्रा की तुलना नेपोलियन के एल्बा से पेरिस मार्च और मुसोलिनी के रोम मार्च से की थी। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है के रचयिता कौन है? तो इस गज़ल की जो रचना है 1921 में पटना के एक शायर बिस्मिल अजीमाबादी यानी कि सैयद शाह मोहम्मद हसन नाम था पूरा, उन्होंने की थी बिस्मिल अजीमाबादी। कुछ लोग राम प्रसाद बिस्मिल समझ देते हैं लेकिन ऐसा नहीं है, उनका नाम था बिस्मिल अजीमाबादी। चूँकि विकल्प में ऐसा नहीं दिया गया है तो हमारा आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन ई हो जाएगा। अगला प्रश्न है बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? तो स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था, ऑप्शन हो जाएगा सी। तो 20 जुलाई 1905 को भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन ने बंगाल की विभाजन की घोषणा की थी, जो 16 अक्टूबर 1905 को लागू होना था। इसके विरोध में भारतीय राष्ट्रवादियों ने 7 अगस्त से ही
7 अगस्त 1905 को कोलकाता के टाउन हॉल से स्वदेशी आंदोलन और बहिष्कार आंदोलन की औपचारिक शुरुआत कर दी थी। अगला प्रश्न है, इनमें से 1945-46 में दिल्ली में हुए INA के मुकदमों के पक्ष में पेश हुए वकील कौन थे? तो ये थे भूला भाई देसाई। ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आज़ाद हिंद फौज के 3 प्रमुख अधिकारियों शाहनवाज खान, PK सहगल और गुरबख्श सिंह ढिल्लों पर दिल्ली के लाल किले में राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया था। INA बंदियों के बचाव के लिए कांग्रेस ने एक INA डिफेंस कमेटी बनाई थी और इस बचाव दल के मुख्य अध्यक्ष थे भूला भाई देसाई। इस बचाव दल में भोला भाई देसाई के अलावा तेज बहादुर सप्रू, KN काटजू, असफ अली और स्वयं जवाहरलाल नेहरू भी थे। अगला प्रश्न है, मैडम कामा ने भारत के त्रिरंगी स्वतंत्रता ध्वज को कहाँ फहराया था? तो स्टुअर्टगार्ड में, जो कि जर्मनी में है, वहाँ पे फहराया था। कब फहराया था? तो 22 अगस्त 1907 को फहराया था। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी जोड़ी सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी। CR चित्तरंजन दास को देशबंधु के नाम से जाना जाता है। विनोबा भावे जो थे ये प्रथम सत्याग्रही थे, ना कि द्वितीय। ये प्रथम सत्याग्रही होना चाहिए था, तो ये गलत हो जाएगा। विलियम वेडरबर्न जो था 1907 के कांग्रेस का सभापति था, तो ये गलत है। 1907 के ऐतिहासिक सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष राज बिहारी घोष थे, इस समय घोष थे। वेडरबर्न जो था वो 1889 एवं 1910 में अध्यक्ष रहा था। फिर श्याम जी कृष्ण वर्मा, तो पेरिस में इंडिया हाउस के संस्थापक से बोल रहा है, तो ये भी गलत है। श्याम जी वर्मा इंडिया हाउस की स्थापना पेरिस में नहीं बल्कि लंदन 1905 में किया था। लंदन में 1905 में किया था। तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस दिन को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया था? तो दिसंबर 1929 में कांग्रेस का ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी और इसी अधिवेशन में पहली बार पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया और इसी अधिवेशन में तय हुआ कि 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में पहला स्वाधीनता दिवस यानी पूर्ण स्वराज दिवस मनाया जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार की स्थापना कब की गई थी? तो बिहार की स्थापना की गई थी 22 मार्च 1912 को। बिहार प्रांत के गठन की आधिकारिक अधिसूचना जारी की गई थी और 1 अप्रैल 1912 से यह प्रभावी हुआ था, इसलिए 22 मार्च 1912 का स्थापना वर्ष माना जाता है और 22 मार्च को हर साल बिहार दिवस भी मनाया जाता है। क्वेश्चन है कि बिहार में 3 कठिया पद्धति में नील की खेती के लिए भूमि का कितना भाग अमानत रखा जाता था? तो 3 कठिया मतलब 3, 20 कट्ठा को बोलते थे 1 बीघा और 20 कट्ठा मिलाकर के 1 बीघा होता था। तो इसमें से 3 कट्ठा निकाल दीजिए, 3/20 की खेती पर हमें नील की खेती करनी होती थी, इसे ही 3 कठिया प्रणाली कहा जाता था। अगला प्रश्न है कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो श्री कृष्ण सिंह थे। ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए। सत्यपाल मलिक कौन थे? तो बिहार के पहले पूर्व राज्यपाल रह चुके हैं सत्यपाल मलिक। नीतीश कुमार बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री मतलब पहले मुख्यमंत्री थे, अब तो सम्राट चौधरी हैं। राबड़ी देवी ये बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। अगला प्रश्न है, बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ रखा गया था? तो ये रखा गया था पटना के बांकीपुर में। वर्ष 1912 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन पटना के बांकीपुर में आयोजित किया गया था और इसका अध्यक्ष कौन थे? तो RN मुधोलकर। ये सब फैक्ट याद रखना है। गया जो है, गया में वर्ष 1922 में 37वां अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? CR दास, चित्तरंजन दास ने की थी और इसी अधिवेशन के बाद स्वराज पार्टी की नींव भी पड़ी थी। अगला प्रश्न देखिए, जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लोकनायक जयप्रकाश नारायण। प्रजा हितैषी जो है यह उपाधि राजा शिव प्रसाद, सितारे हिंद जैसी हस्तियों से जुड़ी है। लोकमान्य जो है ये बाल गंगाधर तिलक के लिए है और राष्ट्र नायक जो है सुभाष चंद्र बोस को रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा दी गई थी राष्ट्र नायक। अगला प्रश्न देखिए, मैथ से है, अनुक्रम हमें दिया है, लुप्त संख्या बतानी है। तो इसमें जो पैटर्न है वो पैटर्न ये है कि जो 4 लिखा है वो है 2 का क्यूब माइनस 2 का स्क्वायर बराबर होगा 8 माइनस 4 बराबर 4 होगा। फिर 3 का क्यूब में से 3 का स्क्वायर घटाएंगे तो 27 में से 9 जाएगा तो बचेगा 18। फिर 4 के क्यूब में से 4 का स्क्वायर घटाएंगे तो 64 में से जाएगा 16 तो बचेगा 48, यहाँ पे 18 48 है। फिर 5 के क्यूब में से 5 का स्क्वायर घटाएंगे तो 125 में से 25 जाएगा तो कितना बचेगा? 100, यहाँ पे 100 दिया हुआ है।
तो उसी तरह इसके लिए क्या करेंगे, 6 के क्यूब में से 6 का स्क्वायर घटाएंगे यानी 216 में से 36 घटाएंगे तो हमें मिलेगा 180। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, यदि 2nC3 और nC2 बराबर 44/3 है तो n का मान क्या होगा। तो देखिए NCr का जो फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल n बटे में फैक्टोरियल r n माइनस r का फैक्टोरियल। तो 2n दिया है हमें क्या, 2nC3, तो 2nC3 को क्या लिखेंगे, 2n इंटू 2n माइनस 1 इंटू 2n माइनस 2 बटे में लिखेंगे 3 इंटू 2 इंटू 1। इसको सिंप्लीफाई फॉर्म में मैंने डायरेक्ट लिख दिया है। और nC2 को क्या लिखेंगे, n इंटू n माइनस 1 बटे में 2 इंटू 1। जब भाग देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, ये देखिए n माइनस 1, 2 कॉमन लेंगे तो बचेगा, ये कैंसिल हो जाएगा और इस n से ये n कैंसिल हो जाएगा और इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बच रहा है, यहाँ पे हमारे पास जो बच रहा है वो है 2n इंटू 2n माइनस 1, ऊपर गया क्या, ऊपर ये जाएगा तो हमारे पास क्या होगा, ऊपर 2 और नीचे बटेगा 3 बराबर 44 बटे में 3। तो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और ये 2 दूनी के 4, 11 44। तो 2n माइनस 1 बराबर 11, तो 2n बराबर 12, तो n बराबर हो जाएगा 6। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि यदि m संख्याओं का औसत n स्क्वायर है और n संख्याओं का औसत m स्क्वायर है तो m प्लस n संख्याओं का औसत क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, m संख्याओं का कुल योग क्या होगा, m संख्या का कुल योग, ये हो गया संख्या इंटू औसत, ठीक है, फॉर्मूला जो होता है उसके हिसाब से। संख्या क्या है, m है, m संख्याएं हैं, औसत कितना है, n स्क्वायर है। उसी तरह से n संख्या का कुल योग क्या होगा, तो संख्या इंटू औसत यानी कि n इंटू m स्क्वायर। तो यहाँ हमें मिलेगा mn स्क्वायर और ये हो गया n m स्क्वायर। तो सभी m प्लस n संख्याओं का कुल योग बराबर क्या होगा, तो m n स्क्वायर प्लस n m स्क्वायर हो जाएगा। mn कॉमन लेंगे तो ये n प्लस m मिल जाएगा हमें। तो कुल संख्याओं का औसत जब निकालेंगे तो क्या होगा, तो औसत बराबर होता है कुल योग, कुल योग दिया है mn इंटू n प्लस m और कुल संख्या कितना है m प्लस n है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा कि हमारे पास mn बचेगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि एक स्कूल में एथलेटिक टीमों के एक समूह में 21 बास्केटबॉल टीम में, 26 हॉकी टीम में और 29 फुटबॉल टीम में है। अगर 14 हॉकी और बास्केटबॉल खेलते हैं, 12 फुटबॉल और बास्केटबॉल खेलते हैं, 15 हॉकी और फुटबॉल खेलते हैं, 8 तीनों खेलते हैं, तो कितने केवल फुटबॉल खेलते हैं। तो देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, वेन डायग्राम बना लेंगे। 3 वेन डायग्राम बनेगा। पहला होगा बास्केटबॉल टीम के लिए, दूसरा होगा हॉकी टीम के लिए और हमारा तीसरा होगा किसके लिए, फुटबॉल टीम के लिए। ये हो गया बास्केटबॉल, हॉकी और फुटबॉल। अब इसको क्या कीजिए, नामांकन कर दीजिए A B C D E F, ठीक है। अब प्रश्न में क्या बोल रहा है कि अगर 14 लोग जो है हॉकी और बास्केटबॉल खेलते हैं, हॉकी और बास्केटबॉल कितने लोग खेल रहे हैं, 14 लोग खेल रहे हैं, दोनों मतलब। तो B प्लस C हमारा दिया है, B प्लस C खेल रहे हैं ना फिगर में, तो ये B प्लस C का मान 14 है। फिर 12 फुटबॉल और बास्केटबॉल खेल रहे हैं, फुटबॉल और बास्केटबॉल कितने लोग, 12 खेल रहे हैं, यानी कि D एंड C हो जाएगा। तो D प्लस C हो गया हमारा क्या, 12। तो देखिए यहाँ पे 8 तीनों खेल खेलते हैं, यानी C जो है, C का मान क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, क्योंकि C क्या है, तीनों खेल खेलने वाले हैं, बास्केटबॉल, हॉकी एंड फुटबॉल। तो यहाँ से B हमें क्या निकलेगा, 14 में से C घटा देंगे यानी 8, तो हमें मिलेगा 6, और D मिलेगा 12 में से 8 घटा देंगे तो हमें मिलेगा 4, ठीक है। अब देखिए तीसरा ये वाला, 15 हॉकी और फुटबॉल खेलते हैं, हॉकी और फुटबॉल, यानी C प्लस E बराबर 15। तो E बराबर क्या हो जाएगा, 15 में से 8 घटा देंगे तो हमें 7 मिल जाएगा। अब पूछ रहा है कि कितने केवल फुटबॉल खेलते हैं। तो केवल फुटबॉल कौन खेलता है, सिर्फ A खेलता है, सॉरी फुटबॉल पूछ रहा है ना, बास्केटबॉल नहीं, फुटबॉल वाला होगा। तो फुटबॉल कितना कौन खेल रहा है, सिर्फ F खेल रहा है।
और टोटल फुटबॉल कितना खेल रहे हैं, 29 लोग खेल रहे हैं। तो 29 में से हम क्या करेंगे, डी, देखिए डी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ बराबर क्या होना चाहिए, 29 होना चाहिए प्रश्न के अनुसार। हमें निकालना क्या है, एफ निकालना है केवल फुटबॉल खेलने वाला। तो 29 में से क्या करेंगे, सी प्लस डी प्लस ई घटा देंगे। तो 29 माइनस सी कितना दिया है हमें 8, डी कितना है 4 और ई हमने निकाला है 7। तो 29 माइनस 8 4 12, 12 7 19। तो हमें कितना मिल जाएगा 10। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि मोहन 25 दिनों में एक काम कर सकता है जिसे सोहन 20 दिनों में पूरा कर सकता है। तो मोहन हो गया एंड सोहन, ये 25 दिन में कर सकता है, ये 20 दिन में कर सकता है। यहाँ पे एफिशिएंसी लिख देते हैं। फिर दोनों एक साथ 5 दिनों के लिए श्रम करते हैं और उसके बाद मोहन काम छोड़ देता है। शेष काम को पूरा करने में सोहन को कितना समय लगेगा। 20 और 25 का एलसीएम क्या होगा, 100 होगा। 25 चौके 100 है, 20 5 100। अब क्या करते हैं, शेष काम को पूरा करने में सोहन को कितना समय लगेगा। मान लेते हैं शेष काम को पूरा करने के लिए टी समय लगेगा। दोनों मिलके एक दिन में कितना काम करेंगे, 9 यूनिट। तो दोनों मिलके कितना दिन किए काम है, 5 दिन। तो 9 गुने क्या करेंगे, 5 करेंगे। प्लस मोहन काम छोड़ दिया यानी ये गया, बचा कौन है, सोहन बचा है। शेष काम को पूरा करना है, एक दिन में ये 5 यूनिट करता है और टी दिन में, तो 5 गुने टी बराबर काम कितना करना है, 100 यूनिट करना है। तो 100, तो 5t बराबर 100 में से 9 5 45, तो ये होगा 55। तो टी का मान मिल गया हमें 11। ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी। अगला प्रश्न है कि एक घड़ी दोपहर 12 बजे चलना शुरू करती है, 5:10 पर घंटे की सुई घूम जाएगी, तो ये कितना घूमेगी। तो देखिए घड़ी की जो सुई है 12 घंटे में कितना घूमती है, 360 डिग्री घूमती होगी। तो 1 घंटे में कितना घूमेगी, तो 360 बटे में 12 यानी कि 12 36 30 डिग्री घूमेगी। अगर 1 मिनट में निकालना हो मुझे, तो 1 घंटे को क्या लिख सकते हैं, 60 मिनट लिख सकते हैं। 60 मिनट में 30 डिग्री घूम रही है, तो 1 मिनट में 30 डिग्री बटे में 60 यानी 1/2 डिग्री घूम रही है 1 मिनट में। तो दोपहर 12 से 5:10 तक कुल समय क्या होगा, 5 घंटा प्लस 10 मिनट। तो 5 घंटे के लिए 5 गुने 30 डिग्री प्लस 10 गुने 1 मिनट के लिए 1/2, 2 5 10, तो ये हो गया 30 5 150 प्लस 5, तो 155 डिग्री हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं हो सकता है। तो देखिए गणित का एक नियम है कि किसी भी पूर्ण वर्ग प्राकृतिक संख्या का इकाई अंक कभी भी 2 3 7 और 8 नहीं हो सकता। तो 2, ठीक है, 6 हो सकता है, 1 हो सकता है। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमें इनको चेक ही नहीं करना है होगा कि नहीं होगा। नहीं हो सकता है कौन, ऑप्शन बी होगा। हालांकि एग्जाम में आपके पास समय बचे तो ज़रूर चेक कीजिए, क्योंकि हमारा उपयुक्त में से एक से अधिक भी आंसर हो सकता है। मैं यहाँ पे आपको चेक करके दिखा देता हूँ। इसका जो होगा स्क्वायर रूट 163 होगा, इसका 176 होगा और इसका होगा 169। अगला प्रश्न हमें दिया गया है समीकरण और x और y का मान निकालना है। जब भी इस तरीके का प्रश्न पूछे तो आप या तो वैल्यू पुटिंग से कीजिए, ऑप्शन का मान रख के देखिए, या फिर इस तरीके का अगर क्वेश्चन आ जाए तो इसमें ध्यान रखना है कि इस एक x का कोफिशिएंट यदि y के बराबर है और y का कोफिशिएंट x के बराबर है, तो इस केस में हम करते क्या हैं कि इसको पहला इक्वेशन, इसको दूसरा इक्वेशन, तो पहला प्लस दूसरा एक बार जोड़ेंगे और पहला माइनस दूसरा एक बार घटाएंगे। तो इनको जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा हमें, देखिए जोड़ने पे क्या मिल रहा है। तो ये हो गया 8 4 3 और ये हो गया 3 4 8 x बराबर 7 3 10 के 0 2 1 3 1 4 9 8 1740। तो x ये y है, सॉरी, तो x प्लस y कॉमन ले लेंगे, 348 बराबर 1740 हो जाएगा। तो x प्लस y बराबर क्या होगा, 5 बार में जा रहा है, देखिए 8 5 40 के 0 हासिल 4 5 के 20 4 24 5 15 2 17, तो ये 5 बार में कट गया। अब क्या करेंगे, अब घटा देते हैं, इसको निकालना है ना तो घटा देते हैं। तो माइनस 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 हो गया, तो 7 में से 1 गया 6, 11 में से 3 गया 8, x माइनस होगा, 7 में से 1 गया 6, ये भी 86 y हो जाएगा। और 3 में से 7 गया, 13 में से 7 गया 6, 10 में से 2 गया 8, तो 86 हो गया। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा,
x माइनस वाई बराबर 1, क्योंकि 86 हम कॉमन ले लेंगे। तो x माइनस वाई बराबर 1 कटाएंगे तो 2x बराबर 6, x बराबर क्या मिलेगा 3, तो y बराबर क्या होगा 3 में से 1 घट गया तो 2 हो जाएगा। 3 और 2 हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, इस तरीके के प्रश्न में हम क्या करेंगे, a बराबर मान लेते हैं 598, b बराबर मान लेंगे 479। तो हमारा ये समीकरण कैसा बन जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बटे में a इंटू बी। इसको ओपन कर लीजिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसको ओपन कर लीजिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बटे में ab होगा। तो ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab, माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा। ये दोनों से कैंसिल, 2ab 4ab बटे में ab है, तो 4ab बटे में ab कैंसिल होगा तो क्या बचेगा 4। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है कि एक शहर की जनसंख्या 1,76,400 है। यदि यह 5% की दर से सालाना बढ़ती है तो 2 साल बाद इसकी जनसंख्या क्या होगी। तो सीधा आप चाहें तो फॉर्मूला लगा सकते हैं, a बराबर p इंटू 1 प्लस r बाई 100 का पावर n होता है। यहाँ पे p दिया है 7640, 1 प्लस 5/100 का पावर 2, 5 एकम 5, 20 5 100, तो 176400 इंटू 21/20 गुने 21/20 हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा ये, और ऊपर नीचे 4 बच रहा है तो 2, 2 8 16, 2 8 16, 2 दूनी के 4, फिर 2 से जाएगा, 2 चौके 8, 2 चौके 4, 2 चौके 8, 2 कम 2, तो 441 गुने 21 से कम 21, 21 21 441 होता है। तो 441 का स्क्वायर होता है 194481। ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए राइट आंसर। तो इस वीडियो में बस इतना ही था, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।